कंपटीशन कॉन्सेप्ट विद रितेश राय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वैदिक काल। तो वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति क्या थी। हड़प्पा या सिंधु घाटी के नगरीय सभ्यता के पतन के बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक लगभग 1000 वर्ष तक ग्रामीण सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव रहा। इस अवधि में आर्यों द्वारा वेदों की रचना की गई। इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना गया है। ऋग्वैदिक काल में आर्य संस्कृति अफगानिस्तान से लेकर के सप्त सिंधु व पूर्व में सरस्वती नदी तक समृद्ध था। यानी ऋग्वैदिक काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल में आर्य संस्कृति अफगानिस्तान से लेकर के सप्त सिंधु व पूर्व में सरस्वती नदी तक समृद्ध था। इसी क्षेत्र में आर्यों द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई। सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक आर्य सबसे पवित्र नदी मानते थे। सरस्वती नदी और उसकी सहायक दृश्यवती नदी के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहा गया है। सरस्वती नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से होते हुए राजस्थान में बहती थी। भूगर्भ के परिवर्तन के कारण यह नदी सूख गई और इस क्षेत्र में आर्यों के विस्तार का सबसे बड़ा उदाहरण रावी अर्थात परुश्री नदी के तट पे 10 जनों के बीच लड़ा गया युद्ध था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है कि भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच दशराग्य युद्ध हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्य सरस्वती नदी से आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब के विशाल मैदान में फैल गए। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव प्रसंग में यह कहा गया है कि विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे। विदेह माधव के मुख से अग्नि निकलकर सब कुछ जलाता हुआ शदानीरा अर्थात वर्तमान बिहार में गंडक नदी तक पहुंच गया, लेकिन शदानीरा को जला नहीं पाया। तो बिहार में शदानीरा जो है गंडक नदी जो है यही आर्यों की पूर्वी सीमा बन गई। इस प्रकार विदेह माधव ने आर्य संस्कृति को गंगा यमुना के विशाल दोआब के मैदान में प्रसारित किया। इस क्षेत्र को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश कहा। आगे चलकर संपूर्ण उत्तरी भारत हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल तक आर्यों के प्रभाव में आ गया, जिसको उन्होंने आर्यावर्त कहा। राजनीतिक स्थिति आर्यों की क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में आर्य जन के रूप में संगठित थे। यह कबीले से बड़ा एक राजनीतिक संगठन था। जन को राज्य के प्रादुर्भाव का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। जन का मुखिया राजा होता था, जिसका पद जो है वंशानुगत था, लेकिन राजा को कबायली संगठनों सभा समिति और विदत से सलाह लेकर ही राजा को काम करना पड़ता था। राजा को जनस्य गोपा या जन का प्रमुख कहा गया है। राजा को प्रजा द्वारा स्वेच्छा से उपहार जैसे अनाज, गाय व अन्य सामान दिया जाता था और राजा इस उपहार के बदले संपूर्ण जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। किसी प्रकार की कर व्यवस्था नहीं थी। राजा के प्रमुख पदाधिकारियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, सूत और कर्मरा थे। सेनानी, ग्रामणी, सूत एवं कर्मरा को रत्नीन कहा जाता था और रत्नीन एक तरह से विभागाध्यक्ष थे। राजा के पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी। ये सब जो चीजें हैं ये ऋग्वैदिक काल है। अब उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक दशा में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। जन आपस में मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए
जैसे भरत और पुरुष जन मिलकर के कुरु जनपद, तुर्वस और कृवि जन आपस में मिलकर पांचाल जनपद बने। इससे राजा के भूक्षेत्र व अधिकार में बढ़ोतरी हुई। ऋग्वैदिककालीन सभा समिति तथा विदथ जैसी संस्थाएं जो राजा पर नियंत्रण रखती थी स्वतः ही समाप्त हो गई। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ से संपन्न होने लगा। राजा को राज्य व्यवस्था संचालन के लिए 12 रत्निन का सहयोग प्राप्त होता था। और उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था, जबकि ऋग्वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर नहीं जो है वसूलता था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था। उत्तर वैदिक काल के कुछ प्रमुख राज्य उनके राजा, जैसे काशी जनपद के या काशी राज्य के राजा जो है अजातशत्रु थे, विदेह राज्य के राजा जनक, कुरु राज्य के राजा उद्दालक आरूढ़ी तथा पंचाल राज्य के राजा प्रवाह जैवली जैसे प्रमुख राज्य और उनके राजा थे।